Hello friends, welcome to the channel. This is Niaz. Today I am talking about the sound. This is a very beautiful chapter. We want to get to know about the how to sound propagate. Sound कैसे propagate करता है, तो इस चैप्टर में हम काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे. काफ़ी हम अच्छे से डीपली नहीं, डीपली तो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम साउंड को काफ़ी जो 9th का जो सिलेबस है उससे हम कॉन्स्टेंट होकर काफ़ी अच्छे सिलेबस है इसको स्टडी करेंगे. तो देखते हैं कि साउंड बेसिकली होता क्या है. तो साउंड एक तरह का वेव है, एक तरह का क्या है, वाइब्रेशन है. बेसिकली हमने इससे पहले जो भी चैप्टर पढ़ा मोशन में बेसिकली पार्टिकल जो थे, जो ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और जो थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन, इसको वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं. ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल क्या करता था कि अपने किसी पॉइंट से एक खास पॉइंट तो खुद से ट्रैवल करके जाता था. रोटेशनल मोशन में क्या होता था, पार्टिकल या तो अपने एक्सिस पर रोटेट करता था या फिर रिवॉल्व करता था, किसी भी पॉइंट के अबाउट में रिवॉल्व करता था. लेकिन यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन में क्या होगा कि पार्टिकल खुद से नहीं जाएगा, खुद से किसी भी तरह का ट्रैवल नहीं करेगा. पार्टिकल क्या करेगा, वो अपने जो एक खास पॉइंट होगा उसके टू एंड फ्रो, आगे पीछे वो मोशन करेगा. वो खुद से नहीं जाएगा, वो ऐसे आगे पीछे मोशन करेगा. इसको ऑसिलेटरी भी कहते हैं. ऑसिलेटरी मोशन में पार्टिकल क्या करता है, बस ऐसे एक खास इंटर के बाद अपना जो ये होता है मोशन को कंप्लीट करता है. तो इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन. तो साउंड एक तरह का क्या है, वाइब्रेशन है. साउंड बेसिकली हमको सुनाई कैसे देता है, जैसे कोई आदमी बोलता है तो अपने आसपास के पार्टिकल को वो डिस्टर्ब करता है. तो उसके आसपास के पार्टिकल जब डिस्टर्ब होते हैं तो वो अपने अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा, फिर वो अपने अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा. वो पार्टिकल खुद से ट्रैवल नहीं करता है. जैसे यहाँ पर जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे. वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे. तो इस तरह से ट्रांसफ़र करते करते जो हमारे एयर के डायफ्राम है उसको हिट करता है. तो हाँ, जब हिट करता है तो हमारे ब्रेन के सिग्नलिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाता है कि कोई आवाज़ दे रहा है. तो इस तरह से साउंड क्या करता है, ट्रैवल करता है. और वेव भी इसी तरह से ट्रैवल करता है, क्योंकि साउंड भी एक तरह का वेव है. किसी भी तरह का मतलब जो भी वेव है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं वो प्रोपगेशन के अलोंग ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. जैसे पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा है तो पार्टिकल अपने जो इस दिशा में अगर प्रोपगेशन है तो अपने जो मीन पॉइंट उसको कहते हैं, मतलब जिसके ऊपर पार्टिकल रोटेट करता है, यानी कि जिस मीन पॉइंट उसको कहते हैं जिसमें पार्टिकल आगे पीछे क्या करता है, मोशन करता है. तो वेव के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम वेव जो बेसिकली, क्योंकि साउंड एक तरह का वेव है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन वेव के इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वेव जो होते हैं बेसिकली दो तरह से होते हैं. दो तरह से वेव के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. वेव के पार्टिकल दो तरह से वाइब्रेट करते हैं. एक तो वाइब्रेशन इस तरह से होता है कि अगर कोई हमारा ये पार्टिकल है तो ये एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, है ना. अगर ये पार्टिकल का जो मोशन है, यानी कि अपनी एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है वो इस तरफ कर रहा है, और वाइब्रेशन भी इसी का ऐसे हो रहा है, ऐसे. आपने पेंडुलम को देखा होगा, पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करता है. पेंडुलम जो घड़ी का पेंडुलम देखिएगा ऐसे करेगा, ऐसे, यानी कि एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा. अगर इसका मीन पॉइंट अगर बीच में माने, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट के अबाउट में इसको मोशन करना है, तो ऐसे जाएगा. तो ये ऑसिलेशन कंप्लीट करता है. एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट करेगा, जब ये पार्टिकल यहाँ पर है, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा. इसको कहते हैं कि पार्टिकल एक ऑसिलेशन को कंप्लीट किया. तो इसमें जो वेव के प्रोपगेशन की दिशा में अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है या वाइब्रेशन हो रहा है तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव. लेकिन वेव के प्रोपगेशन के अगर परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन उसमें अगर वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे वेव जा रहा है सपोज ऐसे, लेकिन पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा है ऐसे, एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे, यानी कि अप एंड डाउन. अगर अप एंड डाउन हो रहा है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव. क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव.
इसको क्या कहते हैं, अगर पार्टिकल ऐसे से जा रहा है ना, ऐसे से जा रहा है, ये अपने अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा तो ये भी ऐसे से जाएगा, अपने अगले पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा तो ये भी ऐसे से जाएगा, है ना, ऐसे से जा रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन भी ऐसे से हो रहा है। और जो इसका वेव का जो प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन है वो भी इस तरफ से ही हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं कौन सा वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब तो समझ में आ गया कि वेव प्रोपेगेशन के आधार पर दो तरह के होते हैं। प्रोपेगेशन के आधार पर ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल वाइब्रेट कैसे कर रहा है। अगर एलोंग द प्रोपेगेशन वाइब्रेट कर रहा है तो वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अगर परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन वाइब्रेट कर रहा है तो वो होता है ट्रांसवर्स वेव। अब एक और क्लासिफिकेशन है वेव का, अगर वेव, हाँ, एक क्लासिफिकेशन मीडियम के बेसिस पे कि किस मीडियम में वेव ट्रैवल करेगा, किस मीडियम में वेव ट्रैवल नहीं करेगा। तो उसके आधार पर जो वो होते हैं वेव के जो डिवीज़न है वो होता है बेसिकली दो तरह के, एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में जैसा कि नाम से ही क्लियर है मैकेनिकल, इसको किसी न किसी तरह का मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए। एक वेव होता है नॉन मैकेनिकल, इसको किसी भी तरह का मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। जैसे कि लाइट, जो लाइट है, लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसमें जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन होता है। उसमें पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते हैं, उसमें जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो आपस में परपेंडिकुलरली एकदम ऐसे होते हैं, परपेंडिकुलरली, और फिर ये प्रोपगेट करते हैं ऐसे, यानी कि सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड पे, और जो प्रोपगेशन हो रहा है, सॉरी इसको ऐसे रखते हैं, देखिए ये मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है। अब प्रोपगेशन होगा ऐसे, यानी कि प्रोपगेशन इस तरफ होता है। तो प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, अब वो आपस में ट्रैवल करते हैं। तो इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह का मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीडियम किसको चाहिए, पार्टिकल को चाहिए। और जहाँ वैक्यूम, वहाँ पर पार्टिकल कहाँ से आएगा, वैक्यूम में तो पार्टिकल होता नहीं है किसी से, वो पूरी तरह से शून्य है, शून्य की अवस्था है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोपगेट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे साउंड का वेव, जैसे साउंड क्या है, ऐसा तो नहीं कि साउंड को हम वैक्यूम में सुन सकते हैं। अगर वैक्यूम में सपोज कोई दो बंदा स्पेस में गया है, अब वहाँ पर बिल्कुल वैक्यूम है, वहाँ पर किसी भी तरह का एयर मॉलिक्यूल्स है नहीं, अब वहाँ पर कोई आपस में बात करेगा तो उसका सिर्फ मुँह चलता हुआ मालूम पड़ेगा। लेकिन जो साउंड मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा है वो हमको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि आपस में वहाँ पर आसपास के जो एरिया, वहाँ पर तो एयर के मॉलिक्यूल्स है नहीं, तो वाइब्रेशन नहीं होगा वहाँ पे। तो इसी वजह से साउंड के मॉलिक्यूल को प्रोपगेट करने के लिए, साउंड के वेव को प्रोपगेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए, ताकि साउंड प्रोपगेट होकर के जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है वहाँ तक यानी कि मूव हो पाए। तो साउंड एक तरह का क्या हो गया, मैकेनिकल वेव हो गया। और भी बहुत सारे के मैकेनिकल वेव होते हैं, बहुत सारे के होते हैं मैकेनिकल वेव। जैसे आपने अगर बचपन में एक काम किया होगा, हम लोग तो बहुत करते थे कि क्या करते थे, तालाब में एक पत्थर लेकर के फेंकते थे। तो पत्थर के फेंकने पर हमने जो वहाँ के वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसको हम डिस्टर्ब करते थे। देखता कि एक गोल गोल छल्ला बनते हुए आगे बढ़ता था। बेसिकली वो क्या था, वेव था, है ना। गोल पहले छोटा बनता था, फिर बड़ा, फिर उससे काफ़ी बड़ा, फिर धीरे धीरे फेडअप हो जाता था। समुद्र में भी आपने देखा होगा कि समुद्र में जो उसका वेव होता है वो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे ट्रैवल करता है ऐसे। तो वो जो समुद्र का वेव होता है एक तरह का ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कोई ज़रूरी नहीं है कि वैक्यूम में ही चले। ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल भी हो सकता है, नॉन मैकेनिकल भी हो सकता है। नॉन मैकेनिकल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइट का। और मैकेनिकल जो ट्रांसवर्स वेव होता है, जैसे समुद्र का वेव हो गया, जो हमारा सी वेव्स हो गए, जो भी टाइड्स उठते हैं, वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। अगर आप देखो एक स्ट्रिंग पकड़ो, एक स्ट्रिंग में पकड़ के एक इम्पल्स दे दो, तो देखना कि उसका जो स्ट्रिंग का जो वाइब्रेशन है वो ऐसे से आगे ऐसे से बढ़ेगा, ऐसे से आगे बढ़ेगा, ऐसे आगे बढ़ता हुआ। कैसे भागेगा, मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूँ। जैसे एक स्ट्रिंग है, इसमें आप थोड़ा सा इसको उठा दो, ऐसे डिस्प्लेस कर दो, इसके पार्ट जो स्प्रिंग होगा वो ऐसे से भागेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का ट्रांसवर्स वेव हो गया।
लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो एग्जांपल हो गया, जैसे एक स्लिंकी है। एक स्लिंकी एक तरह का क्या होता है, एक बड़ा सा क्या होता है, एक स्प्रिंग नहीं होता है, नहीं कह सकते, ये ऐसा होता है। इसको आप अगर हाथ से खींचोगे, हाथ से इस तरह से खींचोगे तो इसके जो कंप्रेशन यहाँ पर आएंगे बिल्कुल, और फिर पीछे करोगे तो यही कंप्रेशन आगे बढ़ेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेव जो प्रोपेगेट करता है कंप्रेशन और रेडिफेक्शन के फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल में, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्रेशन और रेडिफेक्शन के फॉर्म में। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में जो वेव प्रोपेगेट करता है वो क्रेस्ट और ट्रफ्स के फॉर्म में। क्रेस्ट क्या होता है, जैसे अगर ट्रांसवर्स वेव ऐसे जा रहा है तो ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं क्रेस्ट। जो हम्प हो रहा है, हम्प का जो अपर लेवल पॉइंट है, सबसे अपर मोस्ट पॉइंट, उसको कहते हैं क्रेस्ट। और जो इसको डिप्रेशन कहते हैं, इस वाले पार्ट को डिप्रेशन कहते हैं, और डिप्रेशन का जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसको कहते हैं ट्रफ। इसको क्या कहते हैं, ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रांसवर्स वेव में वेव आगे बढ़ता है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेडिफेक्शन, कंप्रेस फिर आगे है ना, कंप्रेस रेडिफेक्स, फिर कंप्रेस रेडिफेक्स, तो इस तरह से वो वेव आगे बढ़ता है। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक की तरफ, इसके जो कुछ पैरामीटर्स हम इसको स्टडी करेंगे। तो वेव मोशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वेव मोशन इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल्स इन अ मीडियम थ्रू द रिपीटेड वाइब्रेशन। तो वेव मोशन क्या होता है, एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल है वो आगे बढ़ते हैं थ्रू द रिपीटेड वाइब्रेशन। रिपीटेड वाइब्रेशन का क्या मतलब हुआ कि एक पार्टिकल दूसरे को अगले को डिस्टर्ब करेगा, वो पार्टिकल अगले को डिस्टर्ब करेगा, वो पार्टिकल अगले को डिस्टर्ब करेगा। मतलब बेसिकली जो वेव में जो पार्टिकल खुद से ट्रेवल नहीं करता है, जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन में या फिर जो हमारा रिवोल्यूशनरी मोशन है या फिर रोटेटरी मोशन है, उसमें पार्टिकल खुद से ट्रेवल करता है, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में अपना क्या करता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है। लेकिन जो हमारा वेव है, वेव में पार्टिकल खुद से ट्रेवल नहीं करेगा, वो बस अपनी एनर्जी को, उसके पास जो भी एनर्जी है वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा अगले पार्टिकल्स में, फिर वो उसको ट्रांसफ़र करेगा, वो अगले को ट्रांसफ़र करेगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपसे पूछेगा कि वाइब्रेशनल मोशन में जब पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल एक साइकिल तब कंप्लीट करता है, जैसे कोई पार्टिकल को हमने ऐसे डिस्टर्ब किया इधर से, तो फिर पार्टिकल इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, यहीं पर आ जाएगा फिर से। साउंड के केस में ऐसा ही होता है। साउंड के केस में क्या होता है, जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आसपास के एरिया में काफ़ी एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये एयर मॉलिक्यूल्स अपने जो एडजेसेंट एयर मॉलिक्यूल उसको डिस्टर्ब करता है, फिर वो अगले को डिस्टर्ब करता है, फिर अगले को डिस्टर्ब करता है। फिर जो क्या होता है, जो हमारा कान का डायफ्राम होता है उसको हिट करता है, तो हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि कोई आवाज़, मतलब आवाज़ सुनने का एक सिग्नल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सारे वेव समझ में आ गए होंगे, प्रोपेगेशन के आधार पर, मीडियम के आधार पर, है ना। प्रोपेगेशन के आधार पर कितने तरह के टाइप थे, दो टाइप थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। और जो मीडियम है उसके आधार पर कितने तरह के थे, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव था कैसे ट्रैवल करता है, तो कंप्रेशन, एक बार रेडिफेक्शन, जैसे कंप्रेस किया फिर ये फैल गया, फिर रेडिफेक्शन, फिर आगे कंप्रेस किया तो फिर आगे बढ़ता जाता है। जैसे मैं स्प्रिंग के थोड़ा दिखा रहा हूँ, जैसे कोई पार्टिकल है पहले कंप्रेस करेगा, फिर रेडिफेक्शन, यानी कि फिर से कंप्रेशन, फिर रेडिफेक्शन, फिर कंप्रेशन, है ना। इस तरह से ये ट्रैवल करता है। ठीक है। तो इसका जो कंप्रेशन रेडिफेक्शन होता है वो प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में ही होता है। तो इस तरह के वेव को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, पार्टिकल क्रेस्ट ट्रफ का फॉर्म क्रिएट करेगा, ट्रफ क्रेस्ट, है ना, एक बार हम्प, एक बार डिप्रेशन, हम्प डिप्रेशन, हम्प डिप्रेशन, है ना। जिस तरह से साइन वेव, जैसे आप अभी तो नहीं समझोगे साइन वेव बेसिकली ऐसा होता है। इसलिए साइन बहुत बड़ा, जो किसी भी वेव को इक्वेशन के फॉर्म में देने का बहुत बड़ा इक्वेशन है साइन, है ना, साइन, इसको साइन वेव भी कहते हैं। तो साइन वेव के फॉर्म में ये आगे बढ़ता है, ये साइन का ग्राफ ऐसा ही होता है। तो वेव के इक्वेशन को देने का जो सबसे मज़ेदार जो ये है फंक्शन है वो साइन का ही है। तो इस तरह से साइन फंक्शन से ही वेव को हम डिनोट करते हैं।
तो अब आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में कुछ डिफरेंस दिए गए हैं, है ना। क्या क्या डिफरेंस है देख लो, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोपेगेशन के लॉन्ग में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो कहाँ कहाँ से प्रोपेगेट कर सकता है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बेसिकली उसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। लेकिन ट्रांसवर्स वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, इस बात को याद रखना। आया समझ में, वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। और इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड से भी ट्रैवल कर सकता है, गैस को छोड़ के, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव गैस से में फ्लो, गैस में वाइब्रेट नहीं कर सकता है। ट्रांसवर्स वेव वैक्यूम या सॉलिड, लिक्विड, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम को छोड़ के। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पहले ही बता चुके हैं कि कॉम्प्रेशन, रेडिफेक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में ट्रफ क्रेस्ट, ट्रफ क्रेस्ट, ट्रफ क्रेस्ट के फॉर्म में आगे बढ़ता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हर कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक, उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, किस किस पैरामीटर को हम स्टडी करेंगे, तो वो तो हमको जानना ज़रूरी है। जैसे हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था, तो उसमें जो पैरामीटर्स यूज होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, इन सब पैरामीटर्स को हम स्टडी करते थे। अब हम वेव पढ़ रहे हैं तो वेव में भी तो कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होना चाहिए ना, कैसे ही पढ़ लोगे, कैसे पढ़ोगे क्या, उसका पैरामीटर्स तुम्हें आना चाहिए कुछ भी पैरामीटर्स आना चाहिए तुम्हें कि क्या क्या पैरामीटर्स को हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर्स है वो है फेज, दूसरा है एम्पलीट्यूड, तीसरा है फ्रीक्वेंसी, चौथा है वेवलेंथ, पांचवा है टाइम पीरियड। ये सब क्या है, वेव के पैरामीटर्स हैं, वेव के क्या है, पैरामीटर्स है। इसी पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं, उसी को हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके कुछ फार्मूला के हम तैयार करेंगे, फार्मूला को न्यूमेरिकल में लगाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस इतना, इतनी से तो बात, इतनी के लिए तुम लोग परेशान हो, बताओ। तो इसको हम अच्छे से जानेंगे सारे पैरामीटर्स के बारे में। तो फेज क्या होता है, फेज बेसिकली क्या होता है, एक जस्ट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होता है, पार्टिकल का स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होता है, उसको फेज कहते हैं। अगर दो पार्टिकल एक ही स्टेट में वाइब्रेट कर रहा है, एक ही स्टेट में वाइब्रेट कर रहा है, तो कहते हैं कि पार्टिकल वो सेम फेज में है। अगर पार्टिकल अपोजिट स्टेट में वाइब्रेट कर रहा है, एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, तो 180 डिग्री का फासला, यानी कि अपोजिट, 36 का आंकड़ा है दोनों में, तो इसको कहते हैं अपोजिट फेज, पार्टिकल अपोजिट फेज में। अगर ये पार्टिकल ऊपर दोनों साथ जा रहा है, दोनों साथ जा रहा है, दोनों साथ नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम सेम फेज। फेज में डिफरेंस भी हो सकता है, आगे हम पढ़ेंगे, अगले जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा 11th का, उसमें हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं वेव के बारे में। फेज में डिफरेंस भी होते हैं, कुछ एंगल्स पर हो सकते हैं डिफरेंस, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री का भी फेज डिफरेंस होता है, 180 का भी फेज डिफरेंस होता है। तो वो सब सारी जो डिटेल्स वाली बातें हैं वो 11th क्लास का काफ़ी, उसमें थोड़ा सा 9th से काफ़ी डीपली स्टडी करते हैं वहाँ पे। अब मैं एक वेव का जो ग्राफ है वो खींचा हूँ, एक डायग्राम बनाया वेव का, जो उसका प्रोपेगेशन है। इसमें देखो पार्टिकल को हमने ABCDEFGH तक दिखाया है। तो इसमें देखो कौन कौन से पार्टिकल सेम फेज में होंगे। एक तो ये पार्टिकल है A, E और H। A, E, क्योंकि ये पार्टिकल इसी मीन पोजीशन पर दिख रहा है, इस पर हमारा, इसके एक्स एक्सिस पर ही है ये पार्टिकल। तो जितने भी एक्स एक्सिस के पार्टिकल हैं वो सब ऊपर, देखिए ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी और ये भी। तो A, E और H ये किस में है, सेम फेज में, इसको कहते हैं सेम फेज, यानी कि सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अब देखो यहाँ पर इसमें एक ये पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और ये, ठीक है। तो B और F सेम फेज में है, क्योंकि दोनों का वाइब्रेशन जो नीचे की तरफ होने की टेंडेंसी है, तो सेम फेज हो गया। अब जो C है, C और G,
C और G ये सेम फेज में है। उसके बाद D और यहाँ पर एक नाम छूट गया है, कुछ नाम मैं P दे देता हूँ। तो D और P क्या है, सेम फेज में है। तो फेज इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम। मीडियम के पार्टिकल का क्या होता है, एक स्टेट होता है वाइब्रेशन करने का, एक साथ ऊपर जाना फिर नीचे आना ना। तो मैंने इस वेव के जरिए कौन सा पार्टिकल सेम फेज में मैंने सबको दिखाया। अगर वही अपोजिट हो जाता तो अपोजिट फेज कहलाता। जैसे ये पार्टिकल देख लो और ये पार्टिकल ए और सी क्या है, अपोजिट फेज में। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा तो ये नीचे, तो ये अपोजिट फेज हो गया, इसको अपोजिट फेज कहते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो, जस्ट इमेजिन करो, क्योंकि फिजिक्स रिक्वायर्स इमेजिनेशन। यू कैन नॉट स्टडी द फिजिक्स विदाउट इमेजिनेशन। इमेजिनेशन तुम्हें करना ही होगा, अपने दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा, तभी जा करके विजुअलाइज कर पाओगे कि हो क्या रहा है। क्योंकि मेरे पास किसी प्रैक्टिकल किसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पहले जो साइंटिस्ट होते थे कैसे स्टडी करते थे, जस्ट इमेजिनेशन की बदौलत। आज जितनी भी हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लेबोरेटरी में, वो तो पहले नहीं था। लेकिन जितने भी इन्वेंशन हुए पहले ही हुए, क्योंकि उस समय में उसके पास कोई चारा ही नहीं था। वो खुद से बैठ के इमेजिनेशन करते रहते थे, बैठ करके घंटों इमेजिनेशन करते थे कि हो क्या रहा है, नेचर कैसे काम कर रहा है। अभी तो हमारे पास इतने इन स्पाइट ऑफ द सो मेनी फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम, जो एजुकेशन में इकोसिस्टम है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग से काम लेना ही छोड़ दिया है। तो काम लिया करो, काम लोगे तभी काम चलेगा। जो हमने अभी बता दिया कि फेज, दूसरा है एम्पलीट्यूड, तीसरा है फ्रीक्वेंसी, चौथा है वेवलेंथ, पांचवा है टाइम पीरियड। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है भैया, किस चिड़िया का नाम है ये एम्पलीट्यूड? बताओ तुम लोग, किस चिड़िया का नाम है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड के बारे में सुने हो कभी? एम्पलीट्यूड जस्ट एक तरह का स्ट्रेंथ होता है किसी भी वाइब्रेशन का, कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है। जो मैक्सिमम जो जाता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वेव के पार्टिकल में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, ऊपर मैक्सिमम गया तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, नीचे जो नीचे गया मैक्सिमम तो उसको कहते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल देखो कैसे ट्रैवल करता है, ये मीन पोजीशन है, इसको कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट में अगर ये ऊपर जितना गया और नीचे जितना गया, तो ये जो ऊपर वाला जितना गया यहाँ तक, इसको बोलते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव हो रहा था, इधर कितना गया, अगर इधर हम डिस्प्लेस किया तो ये पार्टिकल कितना गया, इधर कितना गया, इधर कितना गया। तो इस तरह से पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये बड़ा भी हो सकता है, जैसे पार्टिकल काफ़ी इतना बड़ा गया, इधर इतना इधर गया है ना, कितना देखो यहाँ पर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पर देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा डिस्प्लेस किया है पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से। यानी कि मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, मैक्सिमम। तो जो उसका जो मैक्सिमम केस होता है वही क्या होता है, वो होता है एम्पलीट्यूड। अब अगला जो पैरामीटर्स है वो है हमारा वेवलेंथ का, यानी फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैं आपको एक वेव से समझाता। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में कोई पार्टिकल कितना साइकिल वाइब्रेट कर सकता है। जैसे कोई पार्टिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव कर रहा है, एक सेकंड काउंट करो। अगर कोई पार्टिकल अपने मीन, जैसे इसको मैं मीन पोजीशन मानूं, तो ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, देख लो कितना बार ये साइकिल को कंप्लीट किया। तो एक साइकिल कैसे कंप्लीट, एक बार ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अगर मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करूं, तो अगर वेव देखो एक साइकिल कैसे होता है, ऊपर गया फिर यहाँ पर आ गया, तो एक साइकिल कंप्लीट कर गया ये, फिर अगला साइकिल, फिर अगला साइकिल,
तो ये देखा जाता है कि 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल कितना कोई भी जो वेव होता है कितना साइकिल कंप्लीट करता है, कितना साइकिल कंप्लीट करता है, उसको बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर माना कि 1 सेकेंड में ये सिर्फ 1 साइकिल कंप्लीट किया है, इसको बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 हर्ट्ज है। क्योंकि हर्ट्ज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का एक क्या होता है, यूनिट होता है हर्ट्ज, यानी कि साइकिल, इसको साइकिल पर सेकेंड भी कहते हैं, साइकिल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना साइकिल। इसका दूसरा हर्ट्ज, एक फिजिसिस्ट थे उसके सम्मान में हर्ट्ज रखा गया। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर देखो, अगर कोई वाइब्रेशन जो इस तरह से कर रहा है, जैसे यहाँ पर 1 सेकेंड है, तो गिन लेते हैं, 1 साइकिल, 2 साइकिल, फिर आधा, तो यानी कि 2.5 इसका हर्ट्ज हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। यानी कि 1 सेकेंड में 2.5 साइकिल कंप्लीट हुआ, 1, 2 और आधा। ये पूरा तब होता है ये जब इधर जाता है, लेकिन इधर गया नहीं, 1 सेकेंड यहीं पर हो गया ख़त्म। तो कितना, 2.5 हर्ट्ज, यानी कि 2.5 साइकिल पर सेकेंड इसने अपना वाइब्रेशन को कंप्लीट किया, ऑसिलेशन को कंप्लीट किया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो जाती है। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कोई पार्टिकल 1 साइकिल कंप्लीट करता है, यानी कि 1 साइकिल जो कंप्लीट करता है 0.1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट करेगा, 10। क्यों भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 1 सेकेंड होगा, क्योंकि जैसे देखो 10 से 0.1 में 1, फिर से 0.1 में 1, फिर से 0.1 में 1, तो ऐसे ऐसे करके 10 बार जाओगे तभी तो 1 सेकेंड पूरेगा। और दूसरी भाषा में इसको 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 सेकेंड आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमको 1 सेकेंड में चाहिए कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसको हम यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे, अगर 0.1 सेकेंड में 1 साइकिल कंप्लीट करता है तो 1 सेकेंड में कितना, तो 1/0.1, इसको काट दो, यहाँ पर 10 दे दो, यानी कि 10 साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 10 हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो गई, 10 हर्ट्ज। तो यही होती है फ्रीक्वेंसी। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फ्रीक्वेंसी पढ़ लिए तो हम एक टाइम पीरियड को भी पढ़ लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, ये एक तरह का टाइम ही होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइम होता है, मतलब अरे गरे टाइम नहीं होता, स्पेशल टाइम होता है। कैसा स्पेशल टाइम होता है कि ये एक वैसा टाइम होता है कि जब किसी भी एक साइकिल, कोई भी वेव कंप्लीट करने में जितना वक्त लेता है, एक साइकिल, क्या बोले हैं, एक साइकिल, याद रखना। अगर कोई वेव अपना एक साइकिल को 0.2 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया तो इसका टाइम पीरियड बना 0.2 सेकेंड। टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, और टाइम पीरियड का जो यूनिट होता है वो सेकेंड ही होगा, क्योंकि ये एक तरह का क्या है, टाइम है। कोई दूसरा तो कोई परिंदा तो है नहीं, ये टाइम है, इसलिए टाइम पीरियड का क्या होगा, टाइम पीरियड का जो होगा वो सेकेंड ही होगा। ऐसा नहीं कि टाइम पीरियड पता है कौन सा क्वांटिटी है, इसका कोई दूसरा यूनिट होगा, नहीं, टाइम पीरियड टाइम ही है, तो उसका क्या होगा, सेकेंड ही होगा। तो एक साइकिल को अगर ये 0.2 सेकेंड में कोई वेव कंप्लीट करता है, वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, तो इसका टाइम पीरियड कितना, 0.2 सेकेंड। अगर एक साइकिल को 1 सेकेंड में कंप्लीट कर ली, 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है, तो टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो गया। तो भैया यहाँ से एक बात तो पता चल गया, हम यहाँ से एक रिलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन को, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का बहुत गहरा रिश्ता है। देखो यहाँ पर अगर इसका टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल चलेगा, 0.2 सेकेंड में अगर 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितना, तो 1/0.2, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 10 डालेंगे, 2 5 जा 10, यानी कि 5 साइकिल पर सेकेंड, 5 साइकिल पर सेकेंड। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर बार जो ये हमारा जब यूनिट में निकालते हैं 1 सेकेंड में, तो जो भी टाइम पीरियड है वो नीचे चला जा रहा है। इसका मतलब भैया एक रिलेशन तो पता चल गया फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में क्या है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/टाइम पीरियड। ये बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको भी याद रखना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। अब खाली आपको पता चल गया कि किसी भी साइकिल, किसी भी वेव का अगर
टाइम पीरियड है कुछ, तो फ्रीक्वेंसी निकालो। तो आप बस डिवाइड कर दो टाइम पीरियड को 1 से, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अगर टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी पता है टाइम पीरियड निकल जाएगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है, यहाँ से पता चल गया। तो आई होप आपको टाइम पीरियड भी समझ में आ गया। तो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है कोई वेव, उसको कहते हैं उसका टाइम पीरियड। चाहे कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। जैसे रेडियो वेव में तो माइक्रो नैनो सेकेंड तक होता है। जैसे रेडियो वेव हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये सब वेव तो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। फ्रीक्वेंसी हाई तो टाइम पीरियड लो हो जाएगा। कैसे? क्योंकि टाइम पीरियड नीचे है। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इसको लो होना पड़ेगा टाइम पीरियड को, यानी कि एक साइकिल में कंप्लीट करेगा काफ़ी नैनो सेकंड में कंप्लीट कर लेगा, वो उससे भी कम में कंप्लीट कर लेगा। अब अगला है वेवलेंथ की बारी। वेवलेंथ क्या होता है? वेव का लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम अगर ग्राफिकली बताएं तो वेवलेंथ देखो कैसा दिखता है। वेवलेंथ क्या होता है? अगर वेव ऐसे प्रोपगेट कर रहा तो इसके कंसेक्यूटिव जो क्रेस्ट हैं, कंसेक्यूटिव, अगर एक क्रेस्ट यहाँ पर एक क्रेस्ट यहाँ पर, तो दोनों के बीच का जो लेंथ होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। अब वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे? लैम्डा से। ये क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो जो दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट हो या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ हो, चाहे ये, इसके बीच का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। तो इसको कहते हैं वेवलेंथ। वेव का लेंथ ये काफ़ी छोटा भी हो सकता है, बेसिकली ये छोटा ही होता है, छोटा भी हो सकता है काफ़ी, मतलब कि इन द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर में भी हो सकता है। लाइट में जो 7 कंपोनेंट कलर्स होते हैं उसके वेवलेंथ भी अलग अलग होते हैं, वेवलेंथ भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। 10 का पावर -7-8 के करीब में होता है। हर लाइट का अपना अपना वेवलेंथ होता है, सॉरी, जो लाइट का जो कंपोनेंट है सबका अपना अपना क्या होता है? एक वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ बस यही होता है कि कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, दो क्रेस्ट कंसेक्यूटिव दो ट्रफ के बीच का जो लेंथ होता है उसको कहते हैं वेवलेंथ। चूँकि एक तरह का लेंथ है तो इसलिए इसका जो यूनिट बनेगा वो मीटर होगा। क्या होगा? मीटर। वेवलेंथ मीटर में हमेशा मीटर के यूनिट में डिनोट किया जाता है। तो जब क्वेश्चन आएगा वेवलेंथ पर तो हम देख लेंगे। देखो, अब वेव का जो सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है वेव का, ना तो एम्पलीट्यूड होता है ना फेज होता है, कुछ नहीं होता है, होती है फ्रीक्वेंसी। वेव देखो, वेव अगर किसी भी मीडियम में चला जाए, किसी भी मीडियम में ट्रैवल करे, हर चीज़ चेंज कर सकता है, उसका वेवलेंथ चेंज कर सकता है, वेव की स्पीड चेंज कर सकती है। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है वेव का जो कभी चेंज नहीं करता, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है। स्पीड भी चेंज कर लेगा, तो स्पीड चेंज करते समय में उसका वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। क्योंकि आगे मैं एक फार्मूला बताऊंगा कि वेव का स्पीड इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेव का जो स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो इसमें जो चेंज होने वाली क्वांटिटी अगर मीडियम में, अगर दूसरे मीडियम में क्रॉस कर रहा है कोई भी वेव, तो उसके वेवलेंथ में फ़र्क पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी वही होता है। हाँ, थोड़ा सा वेव स्लो हो जाता है, तो स्लो होने का मतलब ये नहीं होता उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। कुछ कुछ बच्चे एतराज़ करते हैं कि सर वेवलेंथ अगर चेंज तो फ्रीक्वेंसी को भी चेंज होना चाहिए था। नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, वो अपने स्पीड को स्लो कर लेगा। अगर सपोज अगर कोई पार्टिकल 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा? जब दूसरे मीडियम में सफ़र करेगा तो एक साइकिल को वो 1 सेकंड में ही कंप्लीट करेगा। 1 सेकंड, लेकिन स्लो हो जाएगा। क्या होगा? स्लो हो जाएगा। वेव स्लो हो चुका है, ये 1 सेकंड में ही कंप्लीट करेगा। अब देखिए इसका स्लो हो गया। अब यहाँ पर देखो वेवलेंथ कितना बड़ा था इसका कितना बड़ा वेवलेंथ था, देखो कितना बड़ा था। अगर ये पार्टिकल ऐसे जाएगा तो देखो वेवलेंथ छोटा हो चुका है। लेकिन पार्टिकल जो चलेगा वो 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट करने वाला है। 1 साइकिल को 1 सेकंड में ही कंप्लीट करने वाला जो यहाँ पर किया है। लेकिन यहाँ पर देखो लेंथ काफ़ी बड़ा है वेवलेंथ, यहाँ पर देखो काफ़ी छोटा लेंथ। तो ये मत कहना कि फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकता है। फ्रीक्वेंसी यहाँ भी 1 है, यहाँ भी इसका 1 हर्ट्ज है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है। यहाँ भी 1 सेकंड में 1 ही साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 हर्ट्ज है, तो यहाँ भी 1 हर्ट्ज है।
लेकिन जो वेव का जो लेंथ था यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा था, यहाँ पर कितना ज़्यादा था और यहाँ पर देखो कितना छोटा हो गया। तो वेव जो होता है वो अपने लेंथ को छोटा करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी को कम करता है या ज़्यादा करता है। तो इसका सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्रीक्वेंसी का, वेव का, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो हर वेव फ्रीक्वेंसी से जाना जाता है। जैसे आदमी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हम आदमी कैसे ये पता करते हैं, उसके चेहरे से। अगर उसके पास धड़ ही उसके धड़ को अलग कर दे, उसके सर को अलग कर दिया जाए, आदमी पहचान में ही नहीं आएगा। आप हमेशा क्राइम पेट्रोल देखते हो, क्राइम पेट्रोल में जो पुलिस जो डिटेक्ट करता है चेहरा को, कभी कभी क्या होता है उसके धड़ को ही अलग कर दिया जाता है, पता ही नहीं चलता किसकी लाश है। लेकिन जब उसका चेहरा आता है तो पता चल जाता है कि भाई ये फला आदमी है। तो इंसान की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका चेहरा होता है। तो हर चीज़ की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो वेव की जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। हर वेव फ्रीक्वेंसी से जाना जाता है कि किस तरह का ये वेव है। आई होप यू अंडरस्टूड। वेव 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, जैसे हम ट्रांसलेटरी मोशन में भी पढ़ते थे कि अगर कोई पार्टिकल 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको उसका स्पीड कहते हैं। तो वेव भी 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी स्पीड कहलाएगी। तो वो हो गई वेव की स्पीड। फंडामेंटल कभी चेंज नहीं होगा, फंडामेंटल तो वही रहेगा जो फंडामेंटल हमने ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ा है कि वेव क्या होता है, स्पीड क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसका स्पीड कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से मैं 10 मीटर गया 1 सेकंड में, तो मेरी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर कोई वेव 10 मीटर चला 1 सेकंड में, तो वेव की जो स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड होगी। यूनिट सेम रहेगा क्योंकि स्पीड है, वेव की स्पीड हो चाहे पार्टिकल की स्पीड हो, सेम बात है। स्पीड तो स्पीड है, स्पीड तो स्पीड है, उसके यूनिट में थोड़ी नहीं चेंज कर सकते हो। तो मीटर पर सेकंड में हम इसको डिनोट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। जैसे कोई आदमी 100 मीटर की दूरी से चिल्ला रहा है और हमको बुलाने की कोशिश कर रहा है 100 मीटर की दूरी से, और वो आवाज़ हम तक पहुंचने में सपोज लगता है 0.2 सेकेंड। तो अब बताओ वेव की स्पीड कितनी होगी। तो देखो, हम जो सोर्स है, जो आवाज़ को प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है, वो हमसे कितनी दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है। तो वेव को 100 मीटर ट्रैवल करके हम तक आना पड़ेगा। तो इतना तो पता चलेगा कि वेव जो ट्रैवल करने वाला है वो 100 मीटर करने वाला है, लेकिन कितना सेकंड में करेगा, तो 0.2 सेकंड में हमने बता दिया है। हम एक एग्जाम्पशन ले रहे हैं ऐसा। तो जो वेव की जो स्पीड होगी, वेव की स्पीड होगी डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि 100 मीटर, और टाइम टेकन कितना 0.2 सेकेंड। तो वेव की स्पीड कितनी बनेगी, वेव की स्पीड बनेगी 500 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड बनेगी, जो कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया ये स्पीड। ठीक है, अगर वेव ट्रैवल करने में अपने टाइम पीरियड के बराबर टाइम ले रहा है, अपने टाइम पीरियड के बराबर टाइम ले रहा है, उस टाइम पीरियड में सपोज, क्योंकि टाइम पीरियड के बराबर में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, लेमडा के बराबर। क्योंकि कोई वेव अगर यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो ये जो लेंथ है वो क्या है, लेमडा के बराबर है। जैसे मैंने अभी दिखाया था कि देखिए ये और ये लेमडा है, तो ये और ये भी तो लेमडा ही होगा, कैलकुलेट कर लो। अगर ये और ये लेमडा होगा तो ये भी तो उतना ही लेंथ है ना वेव का, सेम टू सेम लेंथ है। तो लेमडा के बराबर अगर एक साइकिल को कंप्लीट करने में वो जो टाइम, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो वेव ट्रैवल कर रहा है लेमडा अपने वेवलेंथ के बराबर कितने टाइम में, तो अपने टाइम पीरियड के टाइम में, जिसका टाइम पीरियड मान लेते हैं t। तो यहाँ से जो वेव की जो स्पीड होगी वो क्या बनेगी, लेमडा बाय यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम पीरियड। और हमने पढ़ा है डिस्टेंस बाय टाइम पीरियड क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो वेव स्पीड क्या होगी, वेव स्पीड हो जाएगी लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होगी, ये लिख लेना, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे हम तरह तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।
देखते हैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है कि अ सोर्स ऑफ वेव प्रोड्यूसेज 40 क्रस्ट एंड 40 ट्रफ्स इन 0.4 सेकेंड, तो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, यानी कि वेव की फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी जा रही है। तो कितना साइकिल ये कंप्लीट कर रहा है 0.4 सेकेंड में? 40 ट्रफ्स 40 क्रस्ट का क्या मतलब हुआ? देखो, अगर वेव ऐसे चल रहा है तो एक साइकिल में एक क्रेस्ट एक ट्रफ होता है, इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। अगर 2 साइकिल होता, हमने साइकिल के बारे में पहले बता चुका, तो 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 40 क्रेस्ट 40 ट्रफ का क्या मतलब? 40 साइकिल चला होगा, तो मतलब 40 साइकिल चल रहा है 0.4 सेकेंड में। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल चलेगा? वही तो फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकंड में कितनी साइकिल चलेगा, वही वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो चलो इसको देखते हैं। तो इसको हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 0.4 सेकेंड में 0.4 सेकेंड में कितना साइकिल चल रहा है? 40 साइकिल, 40 साइकिल। तो एक सेकेंड में चलेगा 40 बाय 0.4, यानी ऊपर साइकिल नीचे सेकेंड। तो ये कट जाएगा, ये 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100। तो यानी कि 100 साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। और साइकिल पर सेकेंड को हर्ट्ज कहते हैं, यानी कि 100 हर्ट्ज के बराबर हो गया। तो एक सेकेंड में कितना चलेगा साइकिल, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो एक सेकेंड में हम यूनिटरी मेथड से भी इसको निकाल सकते हैं। निकाल लिया, 100 हर्ट्ज हो गया। अगर फंडामेंटल की है तो आप निकाल ही सकते हैं, या तो फार्मूला लगाते रहो। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड। तो दिए गए डेटा से अब डेटा को जस्ट डिकोड करो, क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसको बस फार्मूला में लगा दो, जो अभी हमने फार्मूला बताया वेव स्पीड ऑफ वेव का, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। तो यहाँ पर जो गिवन है हमारा, यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ दिया हुआ है 220 हर्ट्ज, और स्पीड दिया हुआ है 440 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या होता है? एफ इंटू लेमडा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। हमको लेमडा निकाल, लेमडा इक्वल टू क्या होता है? स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड हमारा 440 अब बाई 220 कट गया, यानी कि 2 मीटर, क्योंकि लेमडा मीटर में डिनोट होगा। तो इसका जो वेवलेंथ हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। बस हमने फार्मूला में डाल दिया। देखो अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ साउंड ऑफ 50 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स। तो व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स रीचेज हिम। हमसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, यानी कि हमसे टाइम इंटरवल जो पूछ रहा है, टाइम पीरियड मतलब बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन। और टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन को क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा है, तो सक्सेसिव अगर मैं क्रेस्ट की बात करूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा वो यहाँ से यहाँ तक आने में वही टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने को कहते हैं 1 टाइम पीरियड, तो यहाँ से यहाँ तक आने को भी कहेंगे 1 टाइम पीरियड। ठीक है, समझ पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो हम कहीं से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे मैं यहाँ से यहाँ तक करूँ तो 1 टाइम पीरियड हो जाएगा, चाहे मैं यहाँ से यहाँ तक करूँ तो 1 टाइम पीरियड हो जाएगा। यानी कि दोनों लेंथ, वेव का लेंथ क्या है? सेम है ना। तो टाइम पीरियड, तो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन का मतलब हो गया कि इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम इंटरवल यानी कि टाइम पीरियड लगेगा, इसको टाइम कितना लगेगा एक कंप्रेशन से नेक्स्ट कंप्रेशन तक जाने में, है ना, बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। तो बस हमको क्या करना है, हमको निकालना है टाइम पीरियड। तो स्पीड का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, स्पीड का कोई काम नहीं है, सॉरी डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। तो काम किसका है? फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में एक रिलेशन बताया था आपको। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन बताया था। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी। तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी है 450 हर्ट्ज, कितना है? 50 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करने था 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड इसका जो टाइम जो बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स है वो इतना हो जाएगा। तो सवाल बहुत काफ़ी इजी था। तो सवाल के डेटा में मत फंसो, जो क्वेश्चन का डिमांड है
न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते पहले समझो। क्वेश्चन जो सॉल्व करते पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में किस चीज़ का डिमांड है, क्या डेटा रिडंडेंट तो नहीं है, उसको भी देखना। अब ऐसा मत कन्फ्यूजन पड़ जाना कि भाई ये भी डेटा दिया हुआ ये भी दिया हुआ है, तुम पकड़ ही नहीं पा रहे ये क्यों दिया हुआ। कभी कभी तुमको फंसाने के लिए देता है। कुछ कुछ डेटा रिडंडेंट हो सकते हैं जिसका कोई काम नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पकड़ना है। जो तुमसे पूछ रहा है क्या वो डेटा है क्वेश्चन के अंदर, नहीं है तो कुछ कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन को यूज करके हम उस डेटा को फाइंड आउट करेंगे। और जो मेरा डिज़ायर्ड जो हमारा फॉर्मूला है जिसमें हम लगा करके आने वाला उसमें फिर पुट करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस बात को तुम्हें समझना होगा। और ये समझ पढ़ने से नहीं आती है, तुम्हें बेटा पेन और पेपर उठाना ही पड़ेगा। तुमको क्या लगता है बस एक बार पढ़ लिए 2 बार पढ़ लिए हो जाएगा? खुद से करना होगा। पेन और पेपर उठाओ, खुद से करना शुरू करो, थोड़ा सा इमेजिनेशन अप्लाई करो, फिर समझ में आएगी। क्योंकि प्रैक्टिस से ही रास्ता क्लियर होता है। जब एक बार प्रैक्टिस करोगे तो कुछ गलतियां होगी, अगले दिन करोगे तो वो गलतियां फिर ठीक होगी, फिर अगले दिन करोगे तो वो एक जो रोड मैप होता है वो क्लियर हो जाता है कि सवाल को सॉल्व करने का क्या रूट है, उस रूट तक तुम पहुंच पाते हो। अगर उस रूट को तुम समझ गए तो सवाल तुम्हारे लिए बहुत आसान पड़ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अगले क्लास में हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लाउडनेस, पिच और क्वालिटी या टोन को में स्टडी करेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें ताकि उसका वो भी फ़ायदा उठा सके। क्योंकि अपने तक नहीं रखो, इसको दूसरों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। जब तुम्हें अच्छी बात कोई पहुंचे तो दूसरों तक पहुंचाओ, सेल्फिश मत बनो ज़्यादा। दूसरों तक पहुंचाओगे तो उसका बेनिफिट उसको भी मिलेगा, तो उससे तुम्हें दुआएं भी मिलेगी। और हर दुआ वर्क करती है, याद रखना।